हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इनका नाम आप सभी को पता है, आप लोग फैमिलियर हैं इस नाम से, डेविड हार्डीमैन। डेविड हार्डीमैन को आखिर में हम समाजशास्त्र के जो विभिन्न कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं या इवन डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी जो होते हैं ISPCS लेवल के, उनमें भी पूछा जाता है। अगर आपको डायरेक्ट नाम ना पूछा जाए तो कम से कम जो सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव हो जाता है या फिर उपाश्रित परिप्रेक्ष्य या फिर हम जिसे दलित परिप्रेक्ष्य भी कहते हैं, तो ये अगर सिलेबस में है पॉइंट तो उसके अंतर्गत डेविड हार्डीमैन एक प्रमुख नाम हो जाते हैं। हालांकि रंजीत गुहा को भी हम इनके कैटेगरी में ही रखते हैं, जो उपाश्रित परिप्रेक्ष्य है उसी में। तो आज हम लोग डेविड हार्डीमैन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर में इनका समाजशास्त्र में योगदान क्या रहा है, इनका पर्सपेक्टिव क्या रहा है, इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स क्या रही है। तो आज का लेक्चर अगर हम लोग डेविड हार्डीमैन पे जो कवर करेंगे तो इससे आप लोग मान लीजिए कि एटलीस्ट एक थिंकर जो है वो तो कम्प्लीटली इसी लेक्चर में डेविड हार्डीमैन आप लोगों के कवर हो जाएंगे। अगर हम लोग आज का लेक्चर प्रारंभ करने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि डेविड हार्डीमैन को हर कोई, चाहे वो सोशियोलॉजी का कोई भी स्टूडेंट है, कुछ ऐसे की टर्म हैं जिनकी वजह से तो जानता ही जानता है। जैसे कि अगर हम देवी आंदोलन की बात करें, छोटे छोटे हम लोग ऐसे लेते चलेंगे। देवी आंदोलन की यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपके डेविड हार्डीमैन का नाम आता है। फीडिंग बनिया की बात करें, या बनिया जो थे गुजरात के, उन्होंने अध्ययन जो किया था, तो वहाँ पे किस तरीके से फीडिंग बनिया का मीनिंग ये होता है कि जैसे हम फीड कर रहे हैं किसी को, मीन्स उनको पाल पोस रहे हैं। तो उसका क्या उनका मीनिंग क्या था, इनका कहने का अर्थ ये था कि वहाँ के जो भी दलित लोग थे या निचले तबके के लोग थे, वो लोग बनिया लोगों से पैसा लेते थे और फिर उन्हीं पे आश्रित भी रहते थे और कर्ज नहीं दे पाते थे, या जो भी ब्याज होता था वो नहीं चुकता कर पाते थे। और वो बार बार यही प्रक्रिया चलती रहती थी कि पैसा लेते जाते थे और वो लोग जितना लेते थे उससे ज़्यादा जमा करते थे, लेकिन ब्याज नहीं दे पाने की वजह से ये प्रोसेस हमेशा चलता रहा और ये कई पीढ़ियों तक ऐसा देखने में मिलता रहा। तो इसलिए फीडिंग बनिया की जो कॉन्सेप्ट है वो उनके द्वारा दिया गया है। जो इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मैं फैक्ट बता दूं यहाँ पे कि 1971 से लेके और 1977 तक इन्होंने जो गुजरात में खेड़ा है वहाँ पे जो राष्ट्रीय आंदोलन में किसान जो थे, राष्ट्रवादी किसानों की बात करें, उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था उसका उन्होंने काफ़ी डीपली जाके वहाँ पे और बहुत ही बारीकी से उन्होंने स्टडी किया था। और ये जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो किसान सम्मिलित हुए थे, तो वो जो टाइमलाइन है वो 1917 से लेके और 34 तक का, इस टाइम पीरियड में जो किसान जो थे वो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए थे, उनका ये जाके और अध्ययन करते हैं 1971 से 77 तक। और उन सभी लोगों से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में उस समय इन लोगों ने ऐसे कौन से स्टेप्स उठाए थे और जिसकी वजह से यहाँ पे जो चेंजेस हमें दिखते हैं वो दिख रहे हैं। सॉरी। यहाँ पे एक और इनका कॉन्सेप्ट है, उसके लिए जाना जाता है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ गुटबाजी। ये इनके की टर्म्स हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। और दलित चेतना, मेनली इनका जो फोकस है वो जो भी स्टडी का वो इसी पे आधारित है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये इसको सेंटर में रखते हैं। गुटबाजी, यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा आप लोग, 1 मिनट। गुटबाजी, तो गुटबाजी और दलित चेतना, ये 3 टर्म जो है ये इनके अध्ययन का केंद्र बिंदु रहा है।
और जो इन्होंने देखा कि वहाँ पे जो मेन गुट की बात अगर हम करें या ये कहें कि जो आंदोलन में जो राष्ट्रवादी किसान जो दिख रहे थे इनको, वो मुख्यतः जो थे वो पाटीदार थे। ये की टर्म्स जो हैं, ये फैक्ट हैं जो कि आप लोगों को इनका पता होना चाहिए। तो पाटीदार थे, और पाटीदार जो थे वो उस समय प्रभु जाति थे, यानी कि जो ज़मीनें थीं उन पे इनका आधिपत्य था। और जो कृषक की जो भी सुविधाएं कहेंगे, जो खेती के जो भी सुविधाएं होते हैं, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल जो है इन पाटीदारों का ही था। तो यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने देखा था कि जो पाटीदार थे इनमें अनुलोम प्रथा चलती थी। अनुलोम प्रथा क्या है ये आप सभी को पता है। तो जो अनुलोम प्रथा है इसमें क्या होता है, लड़का जो होता है वो हायर कास्ट का होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दी, लड़का हायर कास्ट का होता है। और लड़की जो होती है वो लोअर कास्ट की, लोअर स्टेटस की होती है। कास्ट की बात नहीं करेंगे, स्टेटस की बात करेंगे। तो लड़का जो होता है हाई स्टेटस का रहता है सोसाइटी में, और लड़की जो होती है लो स्टेटस की। तो ये लोग क्या करते थे कि जो हाई स्टेटस के लोग थे, पाटीदार लोग जो थे, तो वो लोअर जो पाटीदार थे उनसे लड़कियां लेते थे, दहेज भी साथ में लेते थे, और इस प्रकार से ये अपनी समाज में परिस्थिति और ज़्यादा उच्च करते थे। दूसरा क्या था कि ये लोग जो नीचे जो एक निम्न वर्ग में पाटीदार थे वो इन पे डिपेंडेंट थे। अगर कुछ भी इनकी ज़रूरत है, निम्न वर्ग की जो निम्न कैटेगरी पे हैं पाटीदार जो हैं, तो उनकी जो है वो इन पे डिपेंडेंट रहते थे। किसी भी कमी, कोई भी चाहे ज़रूरत है इनके पास है, कुछ ऐसी नीड आ गई, कुछ इनको हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, तो वो इन पे डिपेंडेंट होते थे। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ वहाँ की बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो बताने की कोशिश किए हैं। ओके, अब हम लोग थोड़ा इनको डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग डेविड हार्डीमैन का इमेज तो आप लोग देख ही रहे हैं। और एक मिनट, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। हाँ, तो ये आप लोग उनकी इमेज देख रहे हैं। यहाँ पे अब हम लोग इनका जीवन परिचय ब्रीफली देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि जो भी कंटेंट मैंने कलेक्ट किया है, तो इसमें तीन पार्ट में मैंने कंटेंट कलेक्ट किया है अलग अलग जगहों से। तो एक तो जो है वो रांची की यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे उसके पोर्टल पे मैंने देखा तो डेविड हार्डीमैन के बारे में बहुत ही ब्रीफ में और अच्छे से समझाया है, सरल भाषा में समझाया। तो मुझे ऐसा लगा कि कंटेंट ये काफ़ी अच्छा है, और चूँकि यूनिवर्सिटी का है तो काफ़ी विश्वसनीय कंटेंट है। दूसरा, मैंने विकिपीडिया से कुछ कंटेंट उठाए हैं, और तीसरी जो सोर्सेज हैं वो हैं समाजशास्त्रीय चिंतक एवं सिद्धांतकार जो कि हरि कृष्ण रावत के द्वारा लिखी गई है, तो वहाँ से मैंने लिए हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं डेविड हार्डीमैन का जीवन परिचय। सॉरी। डेविड हार्डीमैन जन्म इनका अक्टूबर 1947 ईस्वी में पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ था। तो सन तो आप लोगों को कैसे भी नहीं भूलेगा, क्योंकि इसी वर्ष हमारा देश आज़ाद हुआ था। आपने लिक्टेस्टर विश्वविद्यालय तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। वर्तमान में यह यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक यूके से संबद्ध है। 1980 में आप सूरत स्थित सेंटर फॉर स्टडीज़ इन सोशल साइंसेस के रिसर्च फेलो के छात्र रहे। तो यहाँ पे आप लोगों को साथ साथ कुछ कुछ फैक्ट्स भी मिलते जा रहे हैं। अगर ये पूछ दिया जाए एग्जाम में कि सेंटर फॉर स्टडीज़ इन सोशल साइंसेस जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो सूरत में है। 1981 ईस्वी में डेविड हार्डीमैन सामाजिक विज्ञान संस्थान कलकत्ता से संबद्ध रहे। आप एक विशद लेखक रहे हैं। इसके साथ ही आपके द्वारा अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य को विकसित किया गया। डेविड हार्डीमैन इस अधीनस्थ समूह अध्ययन समूह के संस्थापक सदस्य थे। सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि 1982 ईस्वी के बाद आपकी जो भी रचनाएं प्रकाशित हुई वे सब के सब अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। यहाँ पे डेविड हार्डीमैन को बताया गया है कि ये एक समाजशास्त्री रहे हैं, एक संवेदनशील इतिहासकार भी रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये हिस्टोरियन भी हैं। आपका सबसे बड़ा योगदान सब अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य
की विकसित करने में रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो दलित परिप्रेक्ष्य या सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव होता है उसकी बात हो रही है। एक इतिहासकार के रूप में आपकी विशेषज्ञता आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में रही है। तो जैसे अगर हम बात करें कि दूसरे जो थिंकर्स रहे हैं इनके समकालीन, तो उन्होंने भारत में जो अध्ययन किया उनका अध्ययन करने का तरीका एक अलग था। आप लोग देख सकते हैं 1947 में इनका जन्म हुआ था और देश हमारा आज़ाद हुआ था। उसके बाद से जो भी अध्ययन हुए थे, तो किस तरीके से चूँकि शहरीकरण हो रहा था, गाँव के बहुत सारे स्ट्रक्चर चेंज हो रहे थे, बहुत सारी योजनाएं आ रही थी, तो अध्ययन करने का तरीका एक अलग तरीके से देखा जा रहा था। ये देखा जा रहा था कि गांव जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके पे प्रभाव नहीं पड़ता है, या एक जो गुटबाजी की बात करें, या ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देख रहे थे। तो ये जो भी अन्य थिंकर्स थे वो क्या बोल रहे थे कि जो गांव होते हैं उनका जो चुनाव होता है उससे कोई खास लेना देना नहीं होता है। जो गांव के लोग होते हैं वो कहते हैं कि जो नेता होते हैं वो बस अपने प्रॉफिट के लिए या अपने बेनिफिट के लिए, जो भी कहें अपने लाभ के लिए, वो अब ये सारी प्रोसेस चलती है चुनाव की, और फिर फाइनली वो लोग अपना जो समझ में आता है वही करते हैं। हम लोगों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन डेविड हार्डीमैन बिल्कुल अलग तरीके से गांव की संरचना को देख रहे थे, और वो ऐसा मान रहे थे कि गांव में जो भी एक थोड़ी अच्छी परिस्थिति की जो जातियां थीं, जैसे कि अभी हम लोग पाटीदार की बात करें, तो वो उन्होंने कहा कि जो पाटीदार थे वो गुजरात की जो मेन सिटीज़ थी उनमें काफ़ी अच्छी जगह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी था, उन लोगों का प्रभाव भी देखने को मिलता था, और उन लोग काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव भी थे, ये भी देखने को मिल रहा था। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि गांव के लोग जो हैं वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होते हैं, ये बात डेविड हार्डीमैन मानते हैं। ओके, 1960 के दशक में आपने अपने आप को दक्षिण एशिया के इतिहास पर अध्ययन पर केंद्रित किया, और इस अवधि में आपने भारत में रहते हुए दक्षिण एशिया में उपनिवेशीय आधारों को समझने के लिए विशेषकर ग्रामीण समाज पर औपनिवेशिक शासन के प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया। डेविड हार्डीमैन के अधिकांश रचनाएं दक्षिण एशिया में उपनिवेशीय आधारों को समझने के लिए लिखी गई हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, डेविड हार्डीमैन की रचनाओं में औपनिवेशिक कालीन ग्रामीण समाज, विभिन्न स्तरों पर शक्ति संबंधी, यहाँ पे देखिए जैसे बात शक्ति की आ रही है, यहाँ पे राजनीति की बात आ रही है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राष्ट्र एवं पर्यावरणीय इतिहास से संबंधित विषय शामिल हैं। तो ये फैक्ट आप लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि इनका अध्ययन जो है वो किन क्षेत्रों पे संबंधित रहा है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो अध्ययन है वो औपनिवेशिक का कालीन जो ग्रामीण समाज था उस पर रहा है, और विभिन्न स्तरों पर जो शक्ति संबंधित देखने को मिलता है, किस तरीके से लोग पॉलिटिकली एक दूसरे से अटैच होते हैं उसकी भी बात ये करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे पे लोग पावर का अपना इफेक्ट दिखाते हैं उसकी बात ये करते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राष्ट्र एवं पर्यावरणीय इतिहास से भी संबंधित ये रहे हैं। डेविड हार्डीमैन 1970 के दशक के अंत में दक्षिण एशिया में अधीनस्थ समूहों के सामाजिक इतिहास का अध्ययन करने वाले इतिहासकारों के संपर्क में आए, और इन समूहों में शामिल होकर इन्होंने अध्ययन किया। यहाँ पे एक नाम दिख रहा है ग्रामस्कियन द्वारा प्रतिपादित सबअल्टर्न, जिसका अर्थ है अधीनस्थ समूह। तो सबअल्टर्न जो है या उपाश्रित या फिर दलित, इसका अर्थ अधीनस्थ समूह, यानी कि जो निचले तबके के समूह होते हैं, या ये कहें शोषित समूह है या उपाश्रित समूह है, तो इसको समाज में वर्चस्व और अधीनता के संबंधों पर केंद्रीयता पर बल देने के लिए चुना गया था। तो आखिर में हम सबअल्टर्न में किसका अध्ययन करते हैं? यही करते हैं कि किस प्रकार से एक निचला वर्ग जो है वो अपनी समाज में अपना अस्तित्व बनाए हुए है, या जो उछले वर्ग हैं उनसे किस प्रकार से वो फाइट करता है, या उनमें किस तरीके से अपनी खुद की अपनी पहचान बनाने के लिए उनको किस तरीके का स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, जिसमें वर्ग के विभाजन को औद्योगिक दुनिया में विकसित नहीं किया गया था।
अधीनस्थ समूह का यह भी अर्थ है कि समाज में प्रभुत्वशाली तथा अधीनस्थ लोगों के बीच के संबंधों का अध्ययन। तो यहाँ पे ये बात आ गई कि प्रभुत्वशाली जो लोग हैं और जो अधीनस्थ लोग हैं, इन दोनों के बीच में संबंध क्या हैं, उन्हीं का अध्ययन जो है वो हम अधीनस्थ समूह या फिर सबाल्टर्न स्टडीज़ में करते हैं। डेविड हार्डीमैन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्थानीय स्तर पर परीक्षण किया एवं इसके लिए उन्होंने गुजरात को चुना। तो गुजरात का खेड़ा जो है ये इनका अध्ययन का मुख्य बिंदु रहा है। चूँकि गुजरात महात्मा गांधी का गृह क्षेत्र था एवं महात्मा गांधी गुजरात के किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन आदि में आम जनता से प्रत्यक्ष जुड़े थे, अतः इनका अध्ययन गांधी का नेतृत्व एवं सक्रिय ग्रामीण किसानों के बीच संबंध एवं विद्रोह था। सॉरी। इसके लिए डेविड हार्डीमैन ने सबसे पहले ग्रामीण समाज की शक्ति संरचनाओं की जांच की एवं पाया कि कैसे एक रूपी अधिकार एवं इस अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए कैसे विद्रोह होते हैं। तो आप लोग अगर देखेंगे कि जो देवी आंदोलन हुआ था, देवी आंदोलन की एक स्टोरी के तरह से आप लोग समझें तो ये आप लोगों को पता होगा कि उस समय जो निचले उपासित लोग थे उनकी स्थिति बहुत बदतर थी और वो लोग बहुत गंदे तरीके से रहते थे और एक सही से खाना पीना नहीं, अपने शरीर का सही से ख्याल रखना नहीं और चारों तरफ गंदगी गंदगी ऐसे रहती थी। तो जो देवी आंदोलन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य ही यही था कि लोग अपने अपने आप को सात्विक बनाएं और जो भी ये मीट मछली जो खाते हैं या फिर जो अल्कोहल वगैरह लेते हैं, मदिरा वगैरह जो पीते हैं लोग, शराब वगैरह, तो उसको वो लोग अवॉइड करें, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, अपनी सोच को सही बनाएं। तो ये देवी आंदोलन के यही की पॉइंट्स रहे हैं। डेविड हार्डीमैन ने गुजरात के शराब विक्रेताओं के खिलाफ आदिवासियों के विरोध के आंदोलन का भी अध्ययन किया, जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा आपूर्ति के एकाधिकार का अधिकार प्राप्त किया था और इन शराब के ठेकेदारों ने खुद को आदिवासियों की कीमत पर समृद्ध किया था, क्योंकि खरीदने वाले कौन थे? खरीदने वाले तो आदिवासी ही थे, तो पैसा तो इनका यहीं से जाता था। तो जो ठेकेदार थे वो इन्हीं आदिवासियों के बलबूते ही फल फूल रहे थे। तो आप लोग यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि डेविड हार्डीमैन का जो स्टडी है वो बिल्कुल दूसरे जो थिंकर्स हमको दिखते हैं वो बिल्कुल उनसे अलग दिखता है। डेविड हार्डीमैन ने महात्मा गांधी के भारत एवं विश्व में उनकी विरासत पर एक किताब लिखी थी और वो किताब मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप लोग देख सकते हैं। डेविड हार्डीमैन के द्वारा लिखा हुआ है गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स। ओके, जो महात्मा गांधी पर उनका विशेष अध्ययन है। इस किताब में महात्मा गांधी जी के समय की स्थिति तथा सामाजिक परिवेश का गहन अध्ययन किया गया है कि आखिर में जिस समय महात्मा गांधी थे, गुजरात में जो आंदोलन का माहौल चल रहा था, चाहे वो सूरत का आंदोलन रहा हो या फिर आप लोगों को नमक का आंदोलन दिखा, तो ये सारे आंदोलन जो दिख रहे थे, इनको किसानों के आंदोलन, खेड़ा आंदोलन की बात कर लीजिए, तो उस समय की क्या स्थिति थी, उस समय क्या सामाजिक परिवेश हमें दिखाई दे रहे थे, इसका डीपली स्टडी इन्होंने किया है। भारत में रहते हुए महात्मा गांधी की विरासत का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है। डेविड हार्डीमैन ने सन 1983 से 1989 तक गुजरात में सामाजिक अध्ययन केंद्र में रिसर्च फेलो के रूप में कार्य किया। यहाँ पर इन्होंने सरकार और गैर सरकारी संगठन विकास परियोजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी किया है। तो इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी भी किया है, हिस्टोरिकल तो किया ही है, कंपैरेटिव भी किया है। अपने ऐतिहासिक शोध और लेखन को और विकास संबंधित शोध परियोजनाओं पर भी इन्होंने काम किया है। ओके, अब इनकी पद्धति शास्त्र हम लोग देख लेते हैं। तो डेविड हार्डीमैन ने अपने अध्ययनों में जिन पद्धति शास्त्र का प्रयोग किया है वह है अधीनस्थ समूहों का परिप्रेक्ष्य, यानी कि सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव। हार्डीमैन अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य के प्रतिपादकों में से एक हैं। तो यह हम सबको पता है कि हम डेविड हार्डीमैन को पढ़ते ही सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव में हैं। यह परिप्रेक्ष्य भारतीय समाज के अध्ययन का एक तरीका है
इस परिप्रेक्ष्य के माध्यम से आदिवासी तथा किसान आंदोलनों की को समझा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये आप लोगों को बता दूं कि कुछ कुछ मिस टाइपिंग आप लोगों को ये मिलेगा, तो जो ये कंटेंट है वो मैंने जो बताया अभी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी जो कि रांची में है, तो उससे मैंने कंटेंट लिया है। तो कहीं कहीं पे आप लोगों को मिस टाइपिंग भी देखने को यहाँ पे मिलेगा, तो आप लोग खुद उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, और बाकी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ही ले रहे हैं। यह समाज के उच्च तथा निम्न लोगों के बीच राजनीति का समझने का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है। अब यहाँ पे आप लोग ये समझिए, समाज के उच्च यानी जो हायर क्लास हैं और जो लोअर क्लास हैं, इन लोगों के बीच राजनीति जो है, किस तरीके से पॉलिटिकली लोग अटैच हैं एक दूसरे से, क्या संबंध है दोनों में, तो इसको समझने का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य माना जाता है। अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य इतिहास को समझने का एक नया नज़रिया प्रदान करता है। तो इतिहास को भी समझने में ये एक न्यू पर्सपेक्टिव की तरह से काम करता है। यह परिप्रेक्ष्य स्वयं का ही अपना इतिहास बनाने का प्रयास करता है। आदिवासियों, किसान, दलित एवं कृषक मजदूर अभी तक सिर्फ इतिहास के पात्र रहे हैं, लेकिन यह परिप्रेक्ष्य उनके द्वारा स्वयं के इतिहास लेखन की क्रिया है। यह बदलती हुई परिस्थितियों में उत्पन्न जागरूकता की है। ओके, सॉरी सॉरी, इस समय थोड़ा सा कोल्ड हुआ है, मेरी जो वॉइस है वो भी चेंज लग रही होगी, तो इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा आप लोग, क्योंकि इस समय थोड़ा वेदर भी यहाँ का चेंज हो गया है, बारिश हो रही है तो कोल्ड हो जा रहा है। तो अभी थोड़ा सा है, थोड़ा सुधार है, बट थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है बीच बीच में, चूँकि कंटिन्यूअस बोलने पे खांसी आ जाती है। यहाँ पे ये आखिर में कहना क्या चाहते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ से ये जो लाइन है, इस पर्सपेक्टिव का अपना एक इतिहास बनाने का प्रयास है, इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ से ये लाइन क्या कहती है, जैसे कि लोग क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि अभी अगर विल्फ्रेडो पेरेटो का यहाँ पे एक कथन याद करिए आप लोग, कि इतिहास जो है वो कुलीन तंत्रों की कब्र का है। तो ये आप लोग ये ध्यान दीजिए कि उन्होंने कहा कि इतिहास में किसको याद किया जाता है, जो हायर क्लास के लोग होते हैं, जो रूल किए हुए होते हैं लोग, उन्हीं को इतिहास याद करता है। लेकिन ये पर्सपेक्टिव डेविड हार्डीमैन कहते हैं कि जो लोग आदिवासी हैं, किसान हैं, दलित हैं, कृषक मजदूर हैं, इनका इतिहास, अपना ये खुद का इतिहास बताते हैं कि हाँ, इस समय में हमने क्या किया है, क्या झेला है, क्या हमारे पे बीता है। तो ये अपनी इतिहास खुद बनाने का काम करते हैं। उम्मीद है कि अभी आप लोगों को क्लियर होगा कि ये जो कैटेगरीज हैं, ये हम इनका अध्ययन इसमें करते हैं, जिनका कि नॉर्मल इतिहास में नहीं किया जाता है। अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य क्या है, इसको देखते हैं। अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य भारतीय समाज में दलितों, शोषितों एवं निम्न वर्ग के लोगों का अध्ययन का एक तरीका है। डेविड हार्डीमैन ने इस परिप्रेक्ष्य का उपयोग कर भारतीय समाज का अध्ययन किया है। इस परिप्रेक्ष्य का उपयोग कर भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले प्रमुख विद्वान जो रहे हैं वो कौन से हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आप सभी को पता है। रणजीत गुहा, ये नाम भी आप लोगों को पता है, डेविड हार्डीमैन का नाम आ ही रहा है। एक नाम यहाँ पे कपिल कुमार भी दिया गया है। अभी इनके बारे में तो हालांकि हम लोगों ने नहीं सुना है, बट मैं देखूँगी इस पे। इनका तो अंबेडकर का ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज डेविड हार्डीमैन पे डिस्कस कर रहे हैं। रणजीत गुहा पे भी मैं लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगी अभी जो कमिंग जो टाइम आने वाला है तो उसमें। और मैं कपिल कुमार को भी देखती हूँ कि आखिर में ये थिंकर कौन है, क्योंकि ये सब लोग सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव से संबंधित हैं। ओके, सॉरी। अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य यह बताता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं, महाराजाओं एवं राष्ट्रवाद का वर्णन नहीं है, बल्कि इसमें कमज़ोर, दलित एवं शोषित लोगों की आवाज़ इसमें शामिल है। भाई इतिहास में मान लीजिए कि इतिहास में हम किसको जानते हैं, किस राजा ने रूल किया, कब रूल किया, या फिर जो भी हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं तो जो कौन कौन से लीडर रहे हम उनकी बात करते हैं। लेकिन जो लोग राजा जो थे, मान लेते हैं जो राजा थे, या जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो लीडर थे,
तो भाई वो तो थे ही, उनका जो एक नोन फेस है सबको पता है। लेकिन आखिर में जो राजा था वो किसी पे रूल भी तो कर रहा था, शासन भी तो कर रहा था, तो प्रजा भी तो थी, उसका भी तो अपना इतिहास है। तो जो ये सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव है, ये जो है वो इसी को अध्ययन करने का कोशिश करता है। अतः इतिहास का पुनः लेखन किया जाना चाहिए, ऐसा माना जाता है इस पर्सपेक्टिव में कि भाई इतिहास सिर्फ जो उच्च लोग थे उन्हीं का थोड़े न है, जो निचले वर्ग के लोग थे या जो उपाश्रित वर्ग थे, जो शोषित वर्ग थे, उनका भी तो इतिहास है। तो इतिहास सिर्फ ऐसे ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इतिहास को फिर से लिखना चाहिए जिसमें इनका भी जिक्र होना चाहिए। यही कारण है कि यह परिप्रेक्ष्य राजाओं महाराजाओं के इतिहास को छोड़कर अधीनस्थ समूह जैसे किसान, गरीब, दलित, भूमिहीन श्रमिक एवं शोषित किसान पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। यह परिप्रेक्ष्य इस बात पर भी बल देता है कि कैसे अधीनस्थ समूह में स्वयं के प्रति चेतना आती है। यहाँ पे जो कोरिलेट करेंगे आप लोग, वो देवी मूवमेंट जो है या देवी आंदोलन जो है उससे कर सकते हैं। इस चेतना के पीछे अधीनस्थ समूह के विभिन्न आंदोलनों का हाथ है, जो किसानों, आदिवासियों एवं साहूकारों तथा नगरीय व्यापारियों के बीच हन के कारण हुआ था। यानी कि उनके अपनी खुद की जो कंट्रोवर्सी थी, संघर्ष था, उसके कारण हुआ था। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के विरुद्ध भी अधीनस्थ समूह के लोगों ने संघर्ष किया था। इन संघर्षों का ही परिणाम था कि अधीनस्थ समूह के लोगों में जागृति आई, वे अपनी स्थिति सुधारने में सफल रहे। डेविड हार्डीमैन द्वारा किया गया विभिन्न जो अध्ययन है वो दक्षिण गुजरात में देवी आंदोलन, प्रतिरोध की उत्पत्ति और बनियों को दूध पिलाना यानी कि फीड करना। यहाँ पे दूध पिलाना का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कोई ले जाके दूध पिलाता था, उनको फीड करना मीन्स ये है कि वो हमको पैसा दे रहे हैं, अब हम उनको पैसा भी दे रहे हैं और ब्याज भी दे रहे हैं, फिर भी चुकता नहीं हो पा रहा है, वो हम उनसे ज़रूरत हमारी पड़ रही है, हम और पैसा ले रहे हैं, यानी कर्ज में हम डूबते जा रहे हैं, उनको पैसा देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। तो ये है फीडिंग बनिया का कॉन्सेप्ट। ओके सॉरी। डेविड हार्डीमैन द्वारा किया गया अध्ययन अब हम लोग देख लेते हैं। डेविड हार्डीमैन ने भारत में शोषितों, दलितों एवं आदिवासियों का अध्ययन किया तथा अपने अध्ययन में इन्होंने पाया कि कैसे प्रभुत्वशाली वर्ग, साहूकार जो होते हैं, वो इनका शोषण करते हैं और किस प्रकार से राजसत्ता का उपयोग ये इनका शोषण करने के लिए किया करते हैं। साथ ही इन्होंने यह भी पाया कि शोषितों का शोषण किस प्रकार से किया जाए कि उनमें इनके प्रति अर्थात जो साहूकार हैं या प्रभुत्वशाली वर्ग हैं, इनका विद्रोह भी न पनप सके, किस तरीके से हम उनका शोषण करें। यानी बात वही है कि अगर सपोज सामने वाले को कर्ज में इतना डुबा दो कि वो बोलने की हिम्मत ही न कर पाए, तो फिर हम विद्रोह की कोई बात ही नहीं सोच सकते हैं। डेविड हार्डीमैन द्वारा किए गए अध्ययन को निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे दक्षिण गुजरात में देवी आंदोलन। डेविड हार्डीमैन ने दक्षिण गुजरात में देवी आंदोलन के अपने अध्ययन अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य का उपयोग इसमें किया है। इन्होंने दक्षिण गुजरात में 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में जिस जन आंदोलन को देखा उसे वहां देवी आंदोलन कहा गया है। यह एक शांतिपूर्ण आंदोलन था जो यहाँ के जनजातीय लोगों के नेतृत्व में एक विस्तृत क्षेत्र में फैला था। इस आंदोलन में काफ़ी संख्या में लोग शामिल थे और यह आंदोलन जो था वो यहाँ के आदिवासियों में सामाजिक सुधार लाने पर आधारित था। इस आंदोलन का नेतृत्व स्वयं आदिवासियों ने ही किया था। डेविड हार्डीमैन ने देखा कि आदिवासी सरकारों के बीच यह आंदोलन वर्तमान सरकार, अखबारों, राष्ट्रवादियों और बाद के इतिहासकारों में इसे नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो देवी आंदोलन की बात जो भी हिस्टोरिकल बुक्स लिखी गई हैं या जो भी हिस्टोरियन हैं, तो उन लोगों ने इसको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है, उसको उतनी वैल्यू दिया ही नहीं है। ऐसे आंदोलनों पर कोई पूर्ण मोनोग्राफ भी नहीं है और ना ही महत्वपूर्ण गतिविधियों के दस्तावेज मौजूद हैं। आदिवासियों के उद्धार के लिए बाहरी लोगों के प्रभाव जैसे कि महात्मा गांधी, देवी आंदोलन या आदिवासी मूल के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आवश्यक कार्य किया है। आदिवासियों के इस कार्य के लिए कोई अपनी भूमिका नहीं निभाई है।
आयोजकों की भूमिका जो है वो नगण्य रही है। जो आंदोलन समाजवादियों द्वारा निर्देशित हो रहे थे वे आदिवासी क्षेत्र के बाहर से लोग आए हुए थे। इस आंदोलन के लिए आदिवासियों के लिए ना ही कोई प्रोत्साहन था और ना ही कोई आधार था। वो जो कर रहे थे खुद ही कर रहे थे। हार्डीमैन ने देखा कि आदिवासी जीवन के मौजूद पर्यवेक्षकों ने आदिवासियों के अस्तित्व को चुनौती दी और बताया कि आदिवासियों में कोई क्षमता है। इस प्रकार आदिवासी अस्तित्व का इस प्रकार से नकारा गया। हार्डीमैन तथा अन्य अधीनस्थ समूहों पर कार्यरत लोगों ने इसकी आलोचना भी की है। सॉरी। प्रतिरोध की उत्पत्ति हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है आखिर में इनका कॉन्सेप्ट? आदिवासियों को मद्यपान शराब के विरुद्ध कई व्यक्तियों और समूहों ने चेतावनी दी थी। इसमें ग्रामीण अभिजात की और गांव के भजन मंडल समूह शामिल हैं, लेकिन आदिवासियों की चेतना में महत्वपूर्ण परिवर्तन देवी आंदोलन के साथ आया था। डेविड हार्डीमैन ने अपनी पुस्तक कमिंग ऑफ देवी में पश्चिमी भारत में साहूकारों द्वारा आदिवासियों के शोषण के संबंध में विस्तृत व्याख्या की है। इसके अनुसार 1921 में पालघर तालुक के मछुआरों के बीच देवी आंदोलन एक छोटे से प्रायोजित समारोह के रूप में शुरू हुआ और बाद में यह गुजरात के अन्य क्षेत्रों में फैल गया था। देवी आंदोलन के संबंध में डेविड हार्डीमैन ने देखा कि किस प्रकार आदिवासियों ने स्वयं को सामाजिक सुधार आंदोलन में शामिल किया, बल्कि जमींदारों एवं पारसी शराब विक्रेताओं के वर्चस्व के विरुद्ध भी विद्रोह भी किया था। देवी आंदोलन के संबंध में देवी के बारे में डेविड हार्डीमैन बताते हैं कि पश्चिमी भारत में यह मान्यता बनी हुई थी कि देवी पूर्व के पहाड़ी से उत्तरी और उनकी मांग जो है आत्मा के माध्यम से मुख द्वारा व्यक्त किया गया है। भोपा अपने आदमियों के साथ लाल कपड़ा लेकर बैठता था। एक जो व्यक्ति होता था उसे भोपा कहते थे, और वो अपने आदमियों के साथ लाल कपड़ा लेकर बैठता था और आत्मा के आने पर जोर जोर से सिर हिलाता था। सॉरी। तभी देवी की आज्ञाएं सुनाई देती थीं, और ये आज्ञाएं कौन सी थीं ये देख लेते हैं। शराब और ताड़ी पीना बंद करो, मांस खाना बंद करो, साफ सुथरा और सादा जीवन जियो, स्वच्छता से रहो, आदमी को दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए, औरतों को दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए, पारसियों से कोई संबंध नहीं रखें। तो यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जो पारसी थे वही शराब के ठेकेदार थे, और ये देवी की ही आज्ञा थी कि पारसियों से कोई संबंध न रखें, यानी कि पता है कि बर्बादी का कारण कहाँ पे है। तो ये मूवमेंट जो है इसमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रहा। ओके, जब ये आज्ञाएं समाप्त हो गई तब देवी के रूप में तैयार की गई लड़की को सिक्कों का उपहार भेंट किए जाते थे, और अंत में सभी लोग भंडारा अर्थात एक साथ भोजन करते थे। सामूहिकता और देवी के शब्द ने आदिवासियों के बीच चेतना में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किया। इससे साहूकारों और पारसियों के पंजों से मुक्ति मिली। इसके साथ साथ आदिवासियों में राजनीतिक लामबंदी बढ़ी। अंततः उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ, और इस प्रकार हार्डीमैन मानते हैं कि इस देवी आंदोलन के कारण आदिवासियों को संपूर्ण मुक्ति मिल गई। आगे डेविड हार्डीमैन बताते हैं कि इस आंदोलन के कारण इन आदिवासियों को पारसियों से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन वे अपने ही प्रमुखों के आधिपत्य में आ गए। आदिवासियों में इस आंदोलन के कारण ही इनमें से कुछ श्रेष्ठ के रूप में उभर कर आए, जिन्होंने इस क्षेत्र में बड़े किसानों का पैर जमने नहीं दिया। इसके कारण ही आदिवासियों में स्वाभिमान आया और उन्होंने अपनी अवस्था को नियंत्रित भी किया। यह अंग्रेजों की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जुड़ गए, जिससे ब्रिटिश सरकार ने संरक्षण दिया था। इस प्रकार यहाँ के आदिवासियों ने औपनिवेशिक सरकार में भी अपनी गरिमा और आत्मनियंत्रण बनाए रखने में कामयाब रहे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉलिटिकली भी कितना ज़्यादा ये लोग प्रभावित हुए और किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि जब देवी आंदोलन समाप्त हो गया उसके बावजूद भी इस क्षेत्र के आदिवासियों पर इसका व्यापक प्रभाव रहा। इसलिए यदि दक्षिणी गुजरात के वन क्षेत्र के आदिवासियों के वर्तमान अस्तित्व में विशिष्टता और आत्मस्वामित्व की समझना है
को समझना है तो यह सिर्फ एक ऐसा तरीका है जिसे आदिवासियों द्वारा निर्मित देवी आंदोलन को समझना जरूर होगा कि कैसे आदिवासियों ने देवी आंदोलन के प्रति अपनी रवैया रखी और कैसे इस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। अतः यदि समाज वैज्ञानिकों को डेविड हार्डीमैन द्वारा प्रस्तुत उदाहरणों को आधार पर समझना होगा, नहीं तो वे विशेष समझ से हट जाएंगे एवं गहन अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो भाई हम ये भी कह सकते हैं कि डेविड हार्डीमैन ने जो अध्ययन किया तो उन्होंने कुछ अलग से थोड़ी ना अध्ययन किया, उन्होंने उसी समाज का अध्ययन कर रहे थे कि जो कि बाकी थिंकर्स भी समझ रहे थे, लेकिन देखने का अपना नज़रिया अलग था। तो आखिर में ये भी तो देख रहे थे ना समाज की जो क्या स्थिति चल रही है, उसी को तो इन्होंने भी बयां किया है, लेकिन ये अपने पर्सपेक्टिव से किया है। तो हमको अगर कभी भी हम ये कहें कि किसी चीज़ को साइंटिफिकली समझना है, जैसे अगर मानते हैं कि समाजशास्त्र एक समाज का विज्ञान है, हम ऐसा मानते हैं, या समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, तो भाई हमको साइंटिफिकली देखना पड़ेगा कि आखिर में इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। सिर्फ हम एक तरीके से समझ के और समाज को नहीं समझ सकते हैं। बनिया को दूध पिलाना, फीडिंग द बनिया, इसको हम लोग देखते हैं। ये इसका चूँकि हिंदी ट्रांसलेशन है इसलिए ऐसे लिख दिया गया है, जबकि इसका मीनिंग कुछ और निकलता है। नामक पुस्तक में हार्डीमैन ने शताब्दियों से ग्रामीण भारत में अधीनस्थ समूहों के ऊपर लोगों द्वारा शक्ति प्रयोग के स्वरूपों के संबंध में चर्चा किया है। इस पुस्तक में हार्डीमैन ने बताया है कि अधीनस्थ समूहों के शोषण के पीछे मजबूत राजनीतिक तथा सांस्कृतिक शक्तियां रही हैं। इन शक्तियों के प्रयोग से के पीछे अनेक पक्ष रहे हैं। तो ये आप लोग थोड़ा थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। सबसे आश्चर्य बात यह है कि प्राचीन काल से ही ये शक्तियाँ नए वातावरण में भी उपस्थित हैं। प्रतिरोध किए जाने और विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने के बावजूद बनियों तथा व्यापारियों ने न सिर्फ अपनी स्थिति को बनाए रखा, साथ ही साथ अपने अधीनस्थ समूहों के से संबंधों को भी बनाए रखने में सफल रहे और अपने लाभ को बरकरार रखा। तो भाई जो बनिया हैं या साहूकार हैं या जो व्यापारी हैं तो अपना लाभ तो देखेंगे ही देखेंगे। तो अच्छा ठीक है, आप अपनी स्थिति सुधार रहे हैं तो ये सोचेंगे कि ठीक है हमारे रिलेशन फिर भी अच्छे रहेंगे क्योंकि हमको तो प्रॉफिट चाहिए। हार्डीमैन ने यह देखने का प्रयास किया कि कैसे प्रभावशाली तरीके से ये शोषक अपने प्रचलनों को बनाए रख सके, राज्य की संरचना को मदद कर सके, जिनका वे शोषण कर रहे थे उनके साथ संबंधों और विद्रोह की अवस्थाएं आखिर में क्यों बनी थीं। पश्चिम भारत में एक कहावत जो बनियों के किसानों के ऊपर आधिपत्य संबंध को दर्शाता है, हमने सेठ बनियों को इतना प्यार दिया है कि उनकी निरंतर मांग पर अपने द्वारा उत्पन्न अन्न से पेट भरते हैं, इसलिए बनिए धनी हो गए जबकि किसान स्वयं गरीबी के चक्र में फंस गए। डेविड हार्डीमैन की यह दूसरी प्रमुख पुस्तक एक बड़े पैमाने पर कृषक समाज के एक बड़े पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ संबंधों को दर्शाती है। तो यहाँ पे एक बात मुझे ये यहाँ पे एक इंसिडेंट याद आ रहा है, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि जैसे हम लोगों के यहाँ जो गांव में है तो वहाँ पे भी जैसे एक दो परिवार जो बनिया होते हैं लोग, तो वो होते हैं जैसे कि जो लोग सामान बेचने का काम करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि हाँ जैसे अभी हम ही लोगों का घर होता है तो वहाँ पे जो भी अनाज पैदा होता है खेतों में या फिर जो सब्जियाँ होती हैं या आलू, खास करके आलू प्याज जो होता है, तो अगर हम किराने की दुकान पे देखें तो आलू प्याज ज़रूर बिकता है। तो ऐसा होगा कि वो लोग हम लोगों के यहाँ से काफ़ी सस्ते में आलू प्याज खरीद के लेके जाएंगे, लेकिन बाद में क्या होता है अगर हम उनके यहाँ गए और फिर मान लीजिए हमारे यहाँ आलू घट गया या नहीं है और हम गए उनकी दुकान पे ले जाए ख़रीदने के लिए, तो हमारा ही आलू जो बेचा हुआ था वो अगर हम 10 रुपये केजी का हम बेचे थे तो वो 20 रुपये केजी का हमें ही बेचते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनको फीड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। ओके, डेविड हार्डीमैन ने ग्रामीण और धन के बीच संबंधों में शामिल गहन अर्थों की जांच की है, जिनका भी इन साहूकारों से कर्ज लेने की ये थोड़ा सा
आप लोग करेक्ट करिएगा, का अनुभव है वही जानते हैं कि शोषण का स्वरूप क्या होता है। तो भाई जिनका शोषण हुआ होगा वही तो समझेंगे ना कि आखिर में शोषण का स्वरूप क्या होता है और गांव का साहूकार जो है वो कितना लाभप्रद है। यहाँ एक प्रश्न उठकर खड़ा होता है कि गांव में भारतीय स्टेट बैंक या अन्य बैंकों की स्थानीय शाखा होते हुए भी ग्रामीण अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनियों के पास आखिर में क्यों जाते हैं। ये बैंक बिना किसी कठिनाई के सस्ते दर पर कर्ज उपलब्ध करा सकते हैं। इस पहेली का जवाब एक महत्वपूर्ण किस्सा डेविड हार्डीमैन के अध्ययन द्वारा प्रदान किया गया है। ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय तथ्यों से परिपूर्ण हार्डीमैन का मानना है कि किसान जो है वो स्थानीय प्रमुख वर्ग के मकड़ जाल में फंसा हुआ है। बनिया स्वयं भले प्रमुख वर्ग का सदस्य न हो, पर उसके निहित संबंध ऐसे प्रमुख वर्ग के सदस्यों के साथ हैं। ग्रामीण स्तर पर ये शक्तियाँ मजबूत रही हैं। यह एक समाज या जो पर्याप्त रूप से उन संस्थाओं या संबंधों से परिपूर्ण पूंजीवादी था। यहाँ साहूकारों ने विस्तृत रूप से अपने लाभ कमाने के लिए एक ऐसी संस्था स्थापित कर दी थी कि उत्पादन तो किसान करेगा, लेकिन उसका वितरण उनके माध्यम से होगा, यानी कि बनिया के माध्यम से या साहूकारों के माध्यम से होगा। इस प्रकार सिर्फ उत्पादन पर ही ये बनिए अपने अनुसार अपना लाभ के लिए उत्पादित वस्तुओं को अपने नियंत्रण में रखते हैं। अब जैसे देख लें तो जो किसान होते हैं ये हम सभी के साथ होता है, जो लोग भी गांव में हैं वो इसको जानते हैं। तो जो भी धान की फसल निकलती है या फिर गेहूं की फसल निकलती है तो उस समय अगर हम बेचते हैं तो सस्ते दामों में हम बेच देते हैं। जो साहूकार होते हैं वो गांव-गांव जाके और सस्ते दामों में कुंटल का क्विंटल उठा लेंगे लोग। लेकिन उसके बाद से क्या होता है, कुछ महीने 2-4 महीने बीतने के बाद रेट बढ़ जाता है और रेट बढ़ने के बाद फिर वो लोग चाहे भले वही खरीदने जाए, किसान ही खरीदने जाए, लेकिन उसे महंगे दामों में देता है। अपने अध्ययन में हार्डीमैन ने पश्चिम भारत के किसानों एवं शोषक बनियों के बीच अंतर संबंधों की चर्चा करते हैं और बताते हैं कि शोषक बनियों ने शताब्दियों से यानी हजारों वर्ष से, ये हम कह सकते हैं सैकड़ों वर्ष से, शताब्दी यानी कि सैकड़ों वर्षों से अधीनस्थ समूहों पर अपना अधिकार बनाए रखे हुए हैं। तो ये हम कहेंगे कि कोई ये 2-4 साल की कहानी नहीं है, बल्कि सालों साल यही होता आ रहा है। इसमें डेविड हार्डीमैन ने बताया है कि औपनिवेशिक काल के पहले तथा औपनिवेशिक शासन व्यवस्था में इन बनियों को राज्य की ओर से आश्रय मिला था। तो जो औपनिवेशिक शासन थी इसने इन लोगों को काफ़ी कुछ बढ़ावा दिया भी, और यह प्राश्रय या आश्रय हम बोल सकते हैं उन्हें राज्य की आधिपत्य नीति तथा वैचारिक दृष्टि दोनों से ही मिला। इन्हीं शक्तियों के आधार पर बनियों ने किसानों, आदिवासियों तथा अन्य को समूहों को यहाँ पे को कट करिए अन्य समूहों को अधीनस्थ बनाए रखा। डेविड हार्डीमैन के विचारों तथा उनके अंतर्दृष्टि पर ग्रामों की फूको तथा बोर्दियों का प्रभाव रहा है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि डेविड हार्डीमैन का जो विचार रहा है इस पे जो फूको और बोर्दियों हैं इनका भी प्रभाव देखने को मिला है। डेविड हार्डीमैन बनियों के संदर्भ में व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि कैसे बनियों ने अपनी शक्ति को मजबूत किया, जबकि पश्चिम भारत में बनियों तथा सानिध्य लोगों के संबंध तनावपूर्ण थे, जिसके कारण वहाँ कई बार विरोध एवं प्रतिरोध का जन्म हुआ था। डेविड हार्डीमैन की किताब बनिया को दूध पिलाना खिलाना जो भी है ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का ये PDF फॉर्म में था तो उसको मैं करेक्ट भी नहीं कर सकती थी, तो इसके लिए फीडिंग बनिया की बात कर रहे हैं ये लोग। तो इसकी शुरुआत गुजरात के परिश्रम के अध्ययन पर के रूप में हुई थी, जो ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए उनका प्रमुख स्रोत रहा है। हालांकि अध्ययन के दौरान पश्चिम भारत के अन्य क्षेत्रों को भी शामिल किया गया, जिसमें राजस्थान भी शामिल किया गया, क्योंकि मारवाड़ी बनियों का मूल स्थान राजस्थान रहा है। इन बनियों को भी शोषक की श्रेणियों में रखा जा सकता है। सॉरी। यह पुस्तक पूर्ण औपनिवेशिक काल के इतिहास का अभूतपूर्व वर्णन है, जो किसानों के अतिरिक्त उत्पादन को इन व्यापारियों द्वारा हड़पने की प्रक्रिया का वर्णन करता है।
साथ ही यह भी तर्क देता है कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद इस व्यवस्था में कुछ हद तक स्थिति परिवर्तन नज़र आता है या स्थिति बदल गई है। ओके। देवी आंदोलन के अपने अध्ययन के संबंध में डेविड हार्डीमैन ने ग्रामीणों की बदलती दुनिया में एक अतिरिक्त परिप्रेक्ष्य प्रदान किया, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास के व्यापक समाज में परिवर्तनों के साथ सामना करने की कोशिश की थी। इस प्रकार डेविड हार्डीमैन के अपने अध्ययन में अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य का इस्तेमाल किया गया है। ओके। यहाँ पे इनके 2-3 कोट हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। तो एक कथन इनका है, इन्होंने कहा है कि भारतीय राजनीति गुटबाजी से ग्रसित होती है। जो भारतीय राजनीति है वो गुटबाजी से, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि ये गुटबाजी और दलित चेतना पे आधारित इनका अध्ययन रहा है। तो इन्होंने कहा है कि भारतीय राजनीति जो है वो गुटबाजी से ग्रसित है, क्योंकि पारंपरिक रूप से भारत एक गुटीय समाज है। तो ये यहाँ पे गुट की बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग ऑस्कर लेविस के कथन से बिल्कुल मत कंफ्यूज करिएगा, तो ये कथन आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने कहा है भारतीय गुटबाजी में प्रगति की एक शक्ति नज़र आती है। जो भारतीय गुटबाजी है इसमें प्रगति के अर्थात प्रोग्रेस की एक शक्ति नज़र आती है। अगला कोट इन्होंने कहा है कि गुटबाजी को वर्गों के बीच संघर्ष की अपेक्षा भारतीय राजनीतिक जीवन में केंद्रीय महत्व दिए जाने के पीछे कोई ठोस आधार नहीं है। डेविड हार्डीमैन ने देवी आंदोलन की व्याख्या के लिए एक विकल्प के तौर पर ऐतिहासिक एवं द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग का सुझाव इन्होंने दिया है। तो ये जो कोट है ये इनकी जो हरिकृष्ण रावत की जो समाजशास्त्रीय चिंतक एवं सिद्धांतकार हैं उसमें दिया गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक एवं द्वंद्वात्मक पर्सपेक्टिव जो है उसको भी हमें देखना चाहिए, उस नज़रिए से भी हमें देखना चाहिए। साथ में आप लोगों को पता है कि जो अधीनस्थ समूह परिप्रेक्ष्य है उसको तो इन्होंने यूज़ किया ही किया है। ओके। इनकी हम लोग कुछ बुक्स हैं, इम्पॉर्टेंट बुक्स, उसको देख लेते हैं। तो नॉन कोऑपरेशन इन इंडिया, नॉन वायलेंट स्ट्रेटेजी एंड प्रोटेस्ट 1920 से 22 तक। तो ये हम सभी को पता है कि जो असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 से 22 तक चला था। ओके। नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम 1905 से 1919। ओके। मेडिकल मार्जिनैलिटी इन साउथ एशिया सिचुएटिंग सबाल्टर्न थेराप्यूटिक्स। तो यहाँ पे ये बुक अपने आप में इनकी एक यूनिक बुक है, इम्पॉर्टेंट बुक है। ओके। मिशनरीज एंड देयर मेडिसिन, अ क्रिश्चियन मॉडर्निटी फॉर ट्राइबल इंडिया। तो यहाँ पे आप लोग इनके नाम से ही समझ सकते हैं कि एक इन्होंने क्रिश्चियनिटी पे किस तरीके से जो मिशनरीज थी भारत में आई और जो दलितों की स्थिति को किस प्रकार से उन्होंने सुधारा, उस पे भी इन्होंने काफ़ी कुछ अध्ययन किया है। तो मिशनरीज एंड देयर मेडिसिन, अ क्रिश्चियन मॉडर्निटी फॉर ट्राइबल इंडिया इनकी बुक है। गांधी एंड हिज टाइम एंड आवर्स, गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स, ये इनकी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। पीजेंट रेजिस्टेंस इन इंडिया, ये भी एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। और सबाल्टर्न स्टडीज़। बाकी तो अभी हम लोग फ्रंट पेज कवर जो देखेंगे उसमें मैंने बाकी मेंशन किया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है। नॉन कोऑपरेशन इन इंडिया, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक ये बुक है जिसका हमने वहाँ पे जिक्र नहीं किया था, ये है हिस्ट्रीज फॉर द सबऑर्डिनेटेड। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके। द नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम 1905 से 1990 तक, डेविड हार्डीमैन की ये बुक है। ओके। यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि गांधी से काफ़ी कुछ प्रभावित थे। आप लोगों को देख ही रहे हैं, नॉन वायलेंट, नॉन कोऑपरेशन, गांधी पे ही इन्होंने एक बुक लिख दी है। तो इस तरीके से इनका गांधी से एक काफ़ी कुछ प्रभाव रहा है इनके ऊपर। यहाँ पे आप लोग एक बुक देख सकते हैं, अगेन नॉन वायलेंस इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, डेविड हार्डीमैन के द्वारा एडिट की गई है। ओके। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स, द ग्लोबल लेगेसी ऑफ हिज आइडियाज़। तो ये बुक जो है वो आप लोगों को दिख रही है।
डेविड हार्डीमैन के द्वारा लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं, मिशनरीज एंड देयर मेडिसिन्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अ क्रिश्चियन मॉडर्निटी फॉर ट्राइबल इंडिया, पीजेंट नेशनलिस्ट्स ऑफ गुजरात, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, 1970 से 1934 तक। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो 1917 से लेके 1934 तक जो किसान थे, और जो कि राष्ट्रवादी किसान बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो राष्ट्रीय आंदोलन था और उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो उनका जाके इन्होंने अध्ययन किया था, उनसे बातचीत की थी और फिर इन्होंने निष्कर्ष निकाला था। तो पीसेंट नेशनलिस्ट ऑफ गुजरात, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट बुक इनकी है मेडिकल मार्जिनैलिटी इन साउथ एशिया। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तीनों बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द कमिंग ऑफ द देवीज़, तो इसके बारे में तो हम इनका कॉन्सेप्ट ही पढ़ते हैं। फीडिंग द बनिया, ये भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट के रूप में ही इनका पढ़ते हैं। मीन्स डेविड हार्डीमैन को अगर हम जानते हैं तो सिर्फ मोस्टली दो ही के लिए, द कमिंग ऑफ देवीज़ और फीडिंग द बनिया, इन दो कॉन्सेप्ट के लिए पक्का जानते हैं। तो ये दो बुक्स आप लोगों को कैसे भी याद ही रहेगा। बेलीज रिमार्केबल, ये प्लान करके एक बुक है इनकी, तो ये डेविड आर हार्डीमैन करके दिया हुआ है। हालांकि मैं इस चीज़ से श्योर नहीं थी कि ये बुक इन्हीं की है या नहीं है, लेकिन जब भी डेविड हार्डीमैन की बात आ रही है तो ये बुक भी सामने आ रही है। तो हो सकता है कि इनकी रिसेंट की ये कोई बुक हो, आप लोग चाहिए तो एक बार आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा। तो ये बेलीज रिमार्केबल प्लान, तो ये जो है ये बुक आप लोग ध्यान रखिएगा। हमको पता नहीं है कि ये बुक कहीं है या नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है। ये हो सकता है कि रिसेंटली की इनकी लिखी हुई बुक हो, तो क्योंकि नाम भी बिल्कुल एकदम अलग सा है, बेलीज रिमार्केबल प्लान करके है। तो एक बार आप लोग ज़रूर आप लोग देखिएगा, उसको क्रॉस चेक करिएगा। और डेविड हार्डीमैन की ये बुक है या नहीं है, आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग डेविड हार्डीमैन के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए, इनके एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किए, इनके पर्सपेक्टिव कौन से थे, इंपॉर्टेंट बुक कौन सी थी, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इतना भी यदि आप लोग इनके बारे में समझ जाएंगे तो आप लोग इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप लोग ईजिली अटेम्प्ट कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, लाइक किया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।